हेलो गाइस, माई सेल्फ अंकुर सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, अभी हम इस वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का ये 5th वीडियो है। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में एड्सॉर्प्शन पढ़ लिया है, कैटालाइसिस पढ़ लिया है, कोलॉइड्स पढ़ लिए हैं, लेकिन कोलॉइड का भी कुछ पार्ट बाकी है जो कि इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, कमिंग टू द टॉपिक, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्ट। सो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में हमें टॉपिक के नाम से मतलब पता लग रहा है कि कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाना है। अब कोलोइडल सॉल्यूशन को कैसे बनाना है? दो टाइप के कोलोइड्स होते हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक तो क्या है, आपस में मिक्स करो बन जाएंगे, और लायोफोबिक के पर्टिकुलर कुछ तरीके होते हैं जो कि प्रिपरेशन में हमने पढ़े थे। अब कैसा भी कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है, अल्टीमेटली ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म रहती है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज तो रहती है। तो बस इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कैसे जब हम एक पर्टिकुलर कोलोइड बनाते हैं और कोलोइड में कुछ इम्प्यूरिटीज रहती है तो उस इम्प्यूरिटी को हटाना है। इम्प्यूरिटीज को हमें मिनिमम क्वांटिटी में ले जाना है, और इसे ही हम बोलेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। गाइस, 3 टाइप के मेथड हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। पहला जो टॉपिक है वो है डायलिसिस। बहुत सारे बच्चे इस वर्ड से फैमिलियर होंगे, डायलिसिस। देखिए, पर्टिकुलर डायलिसिस होता क्या है। अगर इसकी एनसीईआरटी लाइंस पे जाऊं, it is a process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by its means of diffusion through a suitable membrane। कुछ नहीं, हमें छानना है, राइट हमें छानना है। मतलब एक बैग लेंगे, हम एक बैग लेंगे, उस बैग में यहाँ पे कॉर्नर पे छोटे छोटे मेम्ब्रेन की तरह वर्क करेगा, मतलब छोटे छोटे गैप हैं, ओके छोटे छोटे गैप हैं। यहाँ पे हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन भी है और इम्प्यूरिटी भी है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं इम्प्यूरिटी के, वो तो इस बैग में से छन कर बाहर आ जाएंगे, और अल्टीमेटली हमारे पास जो डायलिसिस मेम्ब्रेन है उसमें रह जाएगा कोलोइड। ओके, तो वही छानने वाली बात है। हमने यहाँ पे इम्प्यूरिटी से भरा कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पे डायलिसिस मेम्ब्रेन में भरेंगे। डायलिसिस मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे गैप हैं, वॉइड्स हैं। तो इन वॉइड में से कचरा या इम्प्यूरिटी नीचे वॉश आउट हो जाएगा। यहाँ से पानी सप्लाई करेंगे तो इसे धुल कर वापस यहाँ से निकल भी जाएंगे। इट्स सिंपल प्रोसेस। ओके, तो बुक के लेवल पे चलते हैं। सिंस पार्टिकल, सो वही यहाँ पे ऊपर समझा रखा है, रिमूवल ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, सिंस पार्टिकल जो कि स्मॉलर इन साइज है, इन अ ट्रू सॉल्यूशन कैन बी पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और ब्लैडर, ओके, और पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन शीट, बट नॉट द कोलोइडल पार्टिकल। मतलब जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे, वो भी इस डायलिसिस मेम्ब्रेन में है, और बड़े 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में भी डायलिसिस मेम्ब्रेन में है। तो हम किसी भी पेपर, शीट या मेम्ब्रेन के थ्रू इनको फिल्टर आउट करेंगे, दैट्स इट। द apparatus used for purpose is called dialyzer, okay। A bag of suitable membrane containing a colloid solution is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing. The molecules and ion diffuse through membrane। जो molecule और ion है वो membrane के through diffuse हो जाएंगे into a outer water, and pure colloidal solution is left behind in the dialysis membrane. Okay? Now, ये तो एक क्या तरीका हो गया कि आपने इम्प्यूरिटी से भरा कोलोइडल एक बैग में रखा, छन छन के नीचे आ रहा है,
पानी से धुलता जा रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कोलाइड्स मिल जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड। एक इंपॉर्टेंट बात कि कोलाइडल एक चार्ज मिक्सचर, कोलाइडल पार्टिकल चार्ज होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकली इसके पास में बिहेवियर ये इलेक्ट्रिकल बिहेवियर रखता है एक्चुअली, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड से अट्रैक्शन होता है। तो क्या करते हैं हम, सेम मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पे एनोड और कैथोड के 2 इलेक्ट्रोड साथ में लगा देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, एनोड और कैथोड, एनोड जो है नेगेटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा और कैथोड पॉजिटिव को करेगा अट्रैक्ट। तो इससे अंदर जो है मूवमेंट बढ़ जाएगा। मूवमेंट बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो बाहर छन के आएंगे, और बाहर छन के आएंगे इसका मतलब जो डायलिसिस, नॉर्मल डायलिसिस में स्लो प्रोसेस हो रहा था, इलेक्ट्रोडायलिसिस में वही प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। The process of dialysis is quite slow. It can be made faster by applying of electrical field if the dissolved substance in the impurity colloidal solution is only an electrolyte. The process is then named electrodialysis. The colloidal solution is placed in a bag of suitable membrane while pure water is taken outside. Okay? तो यहाँ पे अल्टीमेटली वर्क कौन कर रहे हैं, मेन हीरो कौन हो गए, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, एनोड और कैथोड। यू गॉट इट? ओके, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पता लग जाता है। द आयंस प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन माइग्रेट आउट टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। ओके, और एक छोटा सा पॉइंट कि जो कोलाइड्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। नाउ लास्ट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डायलिसिस ही करना है या इलेक्ट्रोडायलिसिस ही करना है, पर जो हमारे यहाँ पे एनिमल मेम्ब्रेन था, शीट था, उनके बीच में जो गैप था उसको और कम कर देना है। देखिए, हम छानने की बात करते हैं तो एक रेगुलर एग्जांपल अगर मैं लूँ, एक हम चाय छानते हैं और एक पानी छानते हैं, तो क्या दोनों की छन्नी सेम होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग होती है क्योंकि चाय की जो छन्नी है उनके बीच में गैप ज़्यादा होता है और पानी की जो छन्नी है उनके बीच में गैप कम होता है। तो बस वही कि बीच में गैप को और कम कर देंगे तो जो फिल्ट्रेशन होगा उसे बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल of the solvent and soluble solute present in the colloidal solution by specially, again ultrafiltration किससे बनता है? By specially prepared filters which are permeable to a substance except the colloidal particle. केवल colloidal particle को नहीं जाने देगा, बाकी सबको निकलने देगा। बहुत ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। Colloidal particle can pass through ordinary filter paper because the pores are pores. Pores मतलब हम बोलेंगे बीच में gap are too large. However, the pores of filter paper can be reduced in size by impregnating of colloidal solution to stop the flow of colloidal particle. Okay, जैसे the usual collidation is a 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. छोटा सा एक पॉइंट याद रखना है। An important filter paper may be prepared by soaking of filter paper in a colloidal solution, hardening by formaldehyde and then finally drying it. Thus, by using ultra filter paper, the colloidal particles are separate from the rest of material. हाँ, ultra filtration is a slow process. अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, प्रेशर कर दो, सक्शन अप्लाई कर दो, ओके, तो उससे जो है प्रोसेस बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी। द कोलाइडल पार्टिकल लेफ्ट ऑन अल्ट्रा फिल्टर पेपर आर देन स्टेयर्ड विद फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम टू गेट अ प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। और इस 3 टाइप के मेथड से हम
प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड कर सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमें मिला उससे हम और ज़्यादा प्यूरिफाई कर सकते हैं। पहला डायलिसिस, सिंपल एनिमल मेम्ब्रेन और इनसे। दूसरा, उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइसिस लगा दो तो राइट, इलेक्ट्रोडायलिसिस। और तीसरा, फिल्टर पेपर ही चेंज कर दो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, अगर कोलाइडल्स की मैं बात करूं, वो एक इंटरमीडिएट कंडीशन हो गई काइंड ऑफ सॉल्यूशन और सस्पेंशन की। तो कोलाइडल के कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन से मिलते हैं, कुछ सस्पेंशन से मिलते हैं। ओके, देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी कोलाइड्स फॉलो करते हैं। पहला तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कोलाइडल पार्टिकल बीइंग बिगर एग्रीगेट्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल in a colloidal solution is comparatively small as compared to true solution। मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। डिस्पर्जन मीडियम या डिस्पर्स स्पेस के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, उन पार्टिकल की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, उसे बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलाइड्स फॉलो करते हैं। दूसरा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा इमेजिनेशन करिए, एक रूम में लेट्स से छोटा सा पोर रह गया और यहाँ से सन से लाइट आ रही है। ओके, ये सन को थोड़ा सा अपन इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज सन। तो यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो यार एक छोटे से गैप में से अगर लाइट आती है तो कैसे बीच के पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे चमकने लग जाते हैं, दिखते हैं ना चमकते हुए, बस वही है टिंडल इफेक्ट। जैसे इफ इन अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, कोलाइड्स की बात नहीं कर रहा, होमोजीनियस की बात कर रहा है। If in a homogeneous solution placed in a dark, observe in the direction of light, it appears clear. But if it's observed from a direction at right angle, अगर एक particular angle बना दिया जाए, right angle, जैसे लाइट सोर्स है, ये टिंडल कोन रखा, यहाँ से ये रेज मिली, और यहाँ से अगर राइट एंगल से देखा जाए तो ये लाइट जो है राइट एंगल पे स्कैड होकर हमारे डायरेक्ट आईज में आती है। It appears perfectly dark. Colloidal solution viewed in the same way may also appear reasonably clear or translucent by the transmitted light, but they show mild to strong occlurences. Okay, but कौन से एंगल पे? Viewed at right angle। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। A bright cone of light is called Tyndall cone. Okay, the Tyndall effect is due to fact that colloidal particles scatter light in all directions in shape. This scattering of light illuminates the path of beam in colloidal dispersion. Okay, तो एक पर्टिकुलर लाइट का राइट एंगल से बनकर हमारे आंखों तक आना, तो उससे टिंडल इफेक्ट दिखेगा, जैसे पार्टिकल हिलते हुए दिखाई देंगे। ओके, और टिंडल इफेक्ट ज़्यादा बेटर आउटपुट जब देते हैं जब या तो डिस्पर्स पार्टिकल ज़्यादा छोटे ना हो। अगर ज़्यादा छोटे नहीं होंगे, ठीक है, तो वेवलेंथ मतलब ज़्यादा छोटे देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर लाइट की वेवलेंथ से भी छोटे हो गए तब तो दिखेंगे ही नहीं, तो ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ फेज एंड मीडियम, ठीक है, उनके बीच में मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। ये दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टिंडल इफेक्ट कब ज़्यादा अच्छी तरह
दिखेगा, ऑब्जर्व होगा। ओके, नाउ Tyndall effect is used to distinguish between a colloidal and true solution. Zsigmondy पहली बार टिंडल इफेक्ट के बेस पर ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है वो बनाया। The instant beam of light is focused on a colloidal solution contained in the glass vessel. The focus of the light is then observed with a microscope at the right angle to the beam. Individual colloidal particle appear as bright star against the dark background. मतलब एक अंधेरे में तारे की तरह चमकते रहते हैं। ओके, Ultra microscope does not render the actual colloidal particle visible but only observe the light scattered by them. ऐसा नहीं कि हमेशा आपको दिखते रहेंगे, एक पर्टिकुलर लाइट का राइट एंगल बनना चाहिए। जिन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे उनको ज़्यादा अच्छी तरह फील हो रहा होगा। अगर अंधेरे में हम माइक्रोस्कोप में देखें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन राइट एंगल से अगर सामने से रोशनी आ रही है उस पर और वो हमारी आंखों में पड़ रहा है, तब ही हमें वो पार्टिकल दिखेगा जिससे हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। वो किस इफेक्ट को फॉलो करेगा? टिंडल इफेक्ट को। ओके, नाउ कलर। भाई ऐसी बात है, कलर कोलाइडल सॉल्यूशन का आप लाइट कौन सी वेवलेंथ की उस पर फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, प्लस उस पर्टिकुलर पार्टिकल का साइज कैसा है और नेचर किसका है, उन तीन बातों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पहला वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, दूसरा लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, दूसरा पार्टिकल के साइज और नेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, अब जैसे मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू, राइट? पानी और दूध को अगर हम मिलाएंगे तो ब्लू नजर आता है अगर उसे रिफ्लेक्टेड लाइट से देखेंगे तो, और ट्रांसमिटेड लाइट से देखेंगे तो रेड नजर आता है। दूध और पानी का मिक्सचर ब्लू और रेड भी नजर आ सकता है, डिपेंड आप कौन सी लाइट के थ्रू उसे देख रहे हैं। ठीक है, अब जो फाइनेस्ट गोल्ड सोलर वो लाल कलर का दिखाई देता है। अब पार्टिकल उसके बढ़ाते रहेंगे आप तो वो पर्पल कलर का दिखने लग जाएगा, और बढ़ाएंगे ब्लू, और फाइनली कैसा दिखने लगेगा? गोल्डन। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल कर दिए ना गोल्ड के आपने, एक गोल्ड पहले तो लिया नॉर्मल, वो गोल्डन दिखाई देगा, छोटा करा ब्लू और छोटा करा पर्पल, बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा कर दिया तो रेड सा हो जाएगा। ओके, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल। नाउ नेक्स्ट, ब्राउनियर मूवमेंट। अब ब्राउनियर मूवमेंट क्या होता है कि इसमें छोटी सी बात है, एक साइंटिस्ट हमारे बॉटनिस्ट थे ब्रिटिश के, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने बताया है कि एक जो कोलाइडल पार्टिकल है उसका पाथ कैसा होता है? उसका पाथ जिगजैग होता है। ओके, उसका पाथ जिगजैग होता है। ये एक लोता ऐसा डायग्राम है, स्टूडेंट कैसे भी बनाए वो सही होगा। जिगजैग मतलब रैंडम होता है, तो कोलाइडल पार्टिकल का मोशन रैंडम होता है। फर्स्ट टाइम पे इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा, इसीलिए इसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल हमेशा अपने साथ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करके चलते हैं, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको एज इट इज याद रखने हैं। ओके, छोटा सा पॉइंट है जो याद रखना। अब इसको आगे समझेंगे कैसे चार्ज पार्टिकल रखेंगे और कैसे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल इज ड्यू टू वन और मोर रीजन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज बनता कैसे? तो भाई चार्ज जो है वो अलग अलग रीजन से बनता है। बाय द कैप्चर बाय सॉलिड पार्टिकल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन। उसका इलेक्ट्रो डिस्पर्जन कैसा हो रहा है इस बात पे डिपेंड करता है। ओके, उसका सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है उस बात पे डिपेंड करता है।
इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एंड ऑल दिस। ओके, तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मतलब एक लेयर बनती है, दूसरी लेयर बनती है और उसमें कुछ कंक्लूजन भी नजर आता है। तो गाइज इस टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए मेरी सरफेस केमिस्ट्री की JEE नीट की वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको ये टॉपिक डिटेल से समझाया गया है। अभी क्योंकि हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो अभी आपको टर्म याद रखनी है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ओके गाइज, तो एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन। ठीक है, ये इसकी वजह से कलर दिखाई देते हैं, ये मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन होता है। द सोल पार्टिकल एक्वायर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज व्हेन 2 और मोर आयन आर प्रेजेंट इन डिस्पर्जन मीडियम। जब डिस्पर्जन मीडियम में एक से ज़्यादा पार्टिकल रहेंगे तो एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन कॉमन टू कोलाइडल पार्टिकल यूजुअली टेक्स प्लेस। अब कैसे देखेंगे। When silver nitrate solution is added to potassium iodide, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड में किसको मिक्स करा, सिल्वर नाइट्रेट को, रिएक्शन होगी, प्रिसिपिटेट बनेगा सिल्वर आयोडाइड। द प्रिसिपिटेटेड सिल्वर आयोडाइड एब्जॉर्ब आयोडीन आयन फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम। ये जो सिल्वर आयोडाइड है वो आयोडीन को एब्जॉर्ब करता रहेगा डिस्पर्जन मीडियम में। तो अल्टीमेटली आयोडाइड आयन आते जा रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये आयोडीन की वजह से क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज बन गया। दो से ज्यादा है, एक दूसरे का पॉजिटिव या नेगेटिव खींचेगा और उस वजह से रिजल्टेंट चार्ज आ जाएगा कोलाइडल में। ऐसे ही व्हेन Ki सॉल्यूशन इज एडेड टू AgNO3, तो पॉजिटिव चार्ज सोल रिजल्ट ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ Ag+। तो अल्टीमेटली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में AgI से Ag पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ओके, नेक्स्ट, इफ FeCl3 इज एडेड टू एक्सेस ऑफ हॉट वाटर, ये FeCl3 हॉट वाटर के एक्सेस में अगर ऐड करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज सोल ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये रहा, इस फॉर्म ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ Fe+3, Fe2O3.XS2 में क्या जुड़ता जा रहा है, Fe+3 जुड़ता जा रहा है। और फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू NaOH, नेगेटिव चार्ज सोल इज ऑब्टेन्ड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ OH आयंस। ये OH आयन आ गए, तो कब जैसे Fe+3 की वजह से पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है, OH- की वजह से नेगेटिवली चार्ज बन रहा है, तो इस हिसाब से कोलाइडल सॉल्व में चार्ज आ जाते हैं। The combustion of two layer oppositely charged around the colloidal is called Helmholtz electrical double layer. According to modern view, the first layer of ion is firmly held and termed fixed layer, while second layer is mobile. इसमें क्या होता है, छोटा सा आइडिया कि फर्स्ट लेयर तो फिक्स होती है और सेकंड लेयर जो है वो घूमती रहती है, मतलब मोबिलिटी होती रहती है सेकंड लेयर की। वाइल सेकेंड लेयर इज मोबाइल, मतलब मूवमेंट करती रहती है, विच टर्म डिफ्यूज लेयर, और सेकेंड लेयर ही डिफ्यूज लेयर कहलाती। सिंस सेपरेशन ऑफ चार्ज इज अ सीट ऑफ पोटेंशियल, द चार्ज ऑफ अपोजिटली साइन ऑन द फिक्स एंड डिफ्यूज पार्टिकल ऑफ द डबल लेयर रिजल्ट इन डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लेयर। इनके बीच में, दोनों लेयर के बीच में, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के दोनों लेयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। The potential difference between fixed layer and diffuse layer of opposite charge is called electrokinetic potential or zeta potential. Zeta potential important term है, ओके, और यही है जो स्टेबिलिटी को बताता है। ओके, तो गाइज नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए, ये तो हम समझ चुके हैं कि कोलाइडल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। जो कोलाइड्स होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ओके, अब क्या करना है, यहां आते हैं। एक ट्यूब में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया,
वाटर डिस्पर्जन मीडियम की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये पूरा कोऑर्डिनेटेड सॉल्यूशन है। और यहाँ पे दो प्लेट्स लगा ली, एनोड और कैथोड। एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। ओके, अब क्या होगा कि जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पे हम फिल करेंगे और एनोड और कैथोड पर चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, तो जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जितने भी नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बस यही कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, नाउ आते हैं लाइंस पर। द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल इज कंफर्म बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रोफोरेसिस समझाया कि पार्टिकल्स जो हैं वो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोड पर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। When electric potential is applied across two platinum electrode dipping in a colloidal solution, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोड के बीच में, the movement of colloidal particle under an applied electric potential is called electrophoresis. Positively charged particle move towards cathode while negatively charged particle move toward anode. ओके, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो प्रीवियस टाइम पे थोड़ा अपोजिट हो गया। पॉजिटिव पार्टिकल कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव पार्टिकल एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, नाउ व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मीन्स, इट इज ऑब्जर्व दैट द मीडियम begins to move an electrical field. The phenomenon is called electroosmosis. ये छोटी सी भी टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। छोटे छोटे पार्टिकल्स का आपस में एग्रीगेट होना और जुड़कर कोलाइडल रेंज में आना कहलाता है प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन। If somehow the charge is removed, the particle will come nearer to each other to form aggregates. They will become settled down under the force of gravity. Okay, so the process of settling of colloidal particle is called coagulation or precipitation. अभी coagulation और precipitation कैसे होता है? खासकर लायोफोबिक सोल का पहला इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि हमने पढ़ा, या दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल को मिक्स कर दो, ठीक है, तो म्यूचुअल कोगुलेशन हो जाता है जब दोनों के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होते हैं। या बॉईल कर दो, उबाल दो, तो सेटल डाउन हो जाएंगे और वो हमें पीपीटी मिल जाएगी। परसिस्टेंट डायलिसिस से भी हो सकता है, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से भी हो सकता है। अल्टीमेटली हमको प्रेसिपिटेट बनाना है और कोगुलेशन जनरेट करना है। तो ये कोगुलेशन जो है, हमने एक टर्म यहाँ पे यूज करी थी कि while removing the particles, if somehow the charge is removed, मतलब कोगुलेशन के पहले हमको चार्ज कहीं ना कहीं रिमूव करना पड़ेगा। तो चार्ज रिमूव करने, तो चार्ज किस टाइप से डिपेंड करता है, तो यहाँ पे हार्डी-शेल्स रूल आता है कि जितने ज़्यादा उसका चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, जितना ज़्यादा उसका चार्ज होगा उतने उसकी फ्लोकुलेटिंग पावर होगी। ओके, ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन इज एडेड, ग्रेटर द पावर इज टू कॉज प्रेसिपिटेट। ओके, ये छोटी सी बात आपको याद रखनी, मतलब फ्लोकुलेटिंग पावर पॉजिटिव चार्ज +3 की ज़्यादा, उससे कम +2 की, उससे कम +1 की। ऐसे ही नेगेटिव में भी -4 की सबसे ज़्यादा, -3 की उससे कम, -2 और -1। ओके, नाउ एक छोटी सी टर्म, कोगुलेटिंग वैल्यू किसे बोलते हैं? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स
per liter required to cause PPT of a solution in 2 hours is called coagulating value. The small quantity is needed, the higher will be coagulating power of ion. Okay. अब लायोफिलिक सॉल्ट का कोगुलेशन कैसे करते हैं? सिंपल मिला देते हैं क्या? There are two factors which are responsible for the stability of lyophilic salts. दो फैक्टर, पहला चार्ज, दूसरा सॉल्वेशन. अगर ये दो फैक्टर हटा दो तो लायोफिलिक भी कोगुलेट हो जाता है. जस्ट मिक्सर करना by adding a electrolyte or by adding a suitable solvent. ओके, इन दो की वजह से कोगुलेशन लायोफिलिक में भी पॉसिबल है. नाउ इसमें से एक छोटा सा टॉपिक, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स. कि लायोफोबिक क्या है? लायोफोबिक में मीडियम और फेज एक दूसरे से दूर भागते हैं, राइट? तो लायोफोबिक फिर स्टेबल कैसे रहता है? प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स. ओके, तो होता क्या है, लायोफोबिक पार्टिकल के चारों ओर लायोफिलिक अपना एक लेयर बना देता है. उससे ये लायोफोबिक जो है वो अलग अलग नहीं हो सकते और उस वजह से हमारा बन जाता है स्टेबल कोलॉइड्स. ओके, और इन लायोफिलिक के पार्टिकल को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स. ओके गाइस, सो दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इमल्शन. देखिए इमल्शन क्या होता है. इमल्शन एक सिंपल सा लिक्विड में अगर लिक्विड को मिलाएंगे तो उन्हें इमल्शन बोलेंगे. ओके, अब इमल्शन जब डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों के दोनों लिक्विड हो, तो दो टाइप के इमल्शन हम बना सकते हैं या डिफरेंशिएट किए गए हैं. पहला ऑयल इन वाटर, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर. दूसरा वाटर इन ऑयल. मतलब या तो पानी में ऑयल को डालो, ऑयल इन वाटर, या ऑयल में वाटर को डालो, मतलब वाटर इन ऑयल. दो टाइप के इमल्शन के टाइप हो गए. ठीक है, जैसे इमल्शन मिल्क हो गया, वेनिशिंग क्रीम हो गया. इन मिल्क लिक्विड फैट इज डिस्पर्स इन वाटर. ये किसके एग्जांपल हो गए? O/W के. और W/O के बटर हो गया, क्रीम हो गया. ये जस्ट सिंपल सा टॉपिक है, आपको गो थ्रू करना है. इमल्शन किसे बोलते हैं? लिक्विड प्लस लिक्विड को. दो टाइप्स, O/W, W/O, उनके एग्जांपल. ओके, और ऐसे सब्सटेंस जो कि इमल्शन को बनाने में हेल्प करते हैं उसे इमल्सिफाइंग एजेंट्स बोलते हैं. और इमल्शन को अलग अलग करना डीमल्सिफाइंग कहलाता है. ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है. ये इमल्शन है, कोलाइड्स होते हैं, तो कोलाइड की सारी प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं. ओके गाइस, एंड लास्ट टॉपिक, कोलाइड्स अराउंड अस. कि ऐसे कौन कौन से कोलाइड हैं जो हमारे आसपास हैं, हमें डेली लाइफ में दिखते भी हैं और हम ऑब्जर्व भी करते हैं. जैसे ब्लू कलर ऑफ आइज, आसमान का ब्लू दिखना, फॉग, मिस्ट या रेन, ये भी कोलाइड पार्टिकल्स बनते हैं. फूड आर्टिकल्स, मिल्क, बटर, ओ माय गॉड, हलवा, आइसक्रीम, फ्रूट जूस, ये सब कोलाइड्स ही होते हैं. ब्लड एक टाइप का कोलाइड होता है. मिट्टी कोलाइड होती है. फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा क्या? रिवर वाटर इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले. ठीक है, तो सी वाटर कंटेन्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. जो सी वाटर है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. When river water meets the sea water, at the end, the electrolyte present in salt water coagulate the colloidal solution of clay, resulting in the dispersion of a formation of delta.
और एप्लीकेशन की अगर बात करें तो हम जो स्मोक है उसको कैसे प्रिसिपिटेट करके स्मोक से ऐश को अलग कर देते हैं, राख को अलग कर देते हैं और हमारी गैस जो है वो फ्री हो जाती है। ये कोलाइट्स के थ्रू ही पॉसिबल हुआ। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन्स, टैनिंग, क्लिनसिंग एजेंट्स ऑफ सोप, फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स, रबर इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी कोलाइट का जैसे पेंट्स, इंक बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो गाइस ये टॉपिक आप जस्ट रीड आउट कर दें, गो थ्रू कर लें तो भी ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा सरफेस केमिस्ट्री का सारे टॉपिक कवर होते हैं। होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। जिस भी टॉपिक में आपको गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है या थोड़ा सा अपर लेवल पे पढ़ना है तो गाइस मेरी JEE नीट की वीडियोस आप जरूर देखिएगा। वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें जो आपकी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है वहाँ पे मिल जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर बिकॉज इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं हमारे। सो गाइस अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।